हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज बियोट-सैवरेट लॉ। तो ये बियोट-सैवरेट एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया था। ये एक एक्सपेरिमेंटली लॉ था। ये क्या था कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकाल। जैसे कि कल हमने ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट था वो ओनली ये बता रहा था कि विद द हेल्प ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी ये उसमें नहीं बताया गया। लेकिन इसने एक फॉर्मूला दिया कि उसकी हेल्प से कितनी वैल्यू होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। बियोट-सैवरेट लॉ था वो एक एक्सपेरिमेंटली लॉ है, और दिस लॉ टेल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। इसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया ये किसकी हेल्प से किया कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया। देखो ये स्मॉल करंट एलिमेंट क्या होता है कि मान लीजिए कंडक्टर ले लिया हमने, एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई। एक कंडक्टर ले लिया हमने ए बी, और जिसके अंदर करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो स्मॉल करंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एक स्मॉल लेंथ ले लेंगे, जैसे इतनी लेंथ ले ली, इस लेंथ को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डी एल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब करंट को डी एल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट। आईडीएल को क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। तो ये बियोट-सैवरेट ने अपने लॉ के अंदर क्या बताया कि एक पॉइंट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड कह दे या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह दे या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कह दे, एक ही बात है आपके पास ये। तो उसने एक पॉइंट मान लिया, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट पी। जैसे ये पॉइंट है वो यहां मान लिया कि पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर, जिसका पोजीशन वेक्टर है, मीन्स इसकी पोजीशन है वो कितनी है, आर। और ये पॉइंट देखो अब कहीं पर भी हो सकता है। कहीं पर भी होने का मतलब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से मान लिया कि दिस पॉइंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द करंट एलिमेंट, कि करंट एलिमेंट के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। उसके बाद में देखो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हम स्पेशल केस में लगा देंगे। थीटा है वो 0 डिग्री भी हो सकता है, कोई और वैल्यू भी हो सकती है, 90 डिग्री भी हो सकती है। तो ये एक्सपेरिमेंटली लॉ था। उसने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या फाउंड किया, तो उसने क्या फाउंड किया एक्सपेरिमेंट में कि देखो इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू होगी वो भी स्मॉल ही होगी। फिर टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं। तो स्मॉल करंट एलिमेंट होगा तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू भी स्मॉल ही रहेगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। क्योंकि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ एलिमेंट के। अगर थोड़ी सी लेंथ लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू भी कम रहेगी, ज्यादा लेंगे तो ज्यादा। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली था, उसने ये सब करके देखा कि पहले करंट की वैल्यू को कम किया तो देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है उसकी वैल्यू कम आ रही है। फिर करंट को ज्यादा किया तो देखा कि ज्यादा आ रही है, तो कह दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही लेंथ एलिमेंट थी, उसको बहुत ही, वैसे तो ये स्मॉल एलिमेंट ही लेते हैं लेकिन और भी लेंथ को कम करके देखा तो देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू कम हो रही है। तो यहां से क्या कह दिया, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। दूसरा देखो dB है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड जो भी पॉइंट कंसीडर किया है उसके। सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा दूर होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। क्योंकि स्पेस अराउंड द कंडक्टर, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस अराउंड द मैग्नेट कहते हैं, या स्पेस अराउंड द कंडक्टर उसको हमने क्या कहा था, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जितना ज्यादा पॉइंट दूर होगा उतनी ही वैल्यू कम होती जाएगी, और जब कम होती जा रही है इट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लास्ट इसमें जो पॉइंट है वो देखो क्या है कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखो ये साइन ऑफ एंगल क्यों लिया इसने, साइन ऑफ एंगल उसने एक्सपेरिमेंटली लॉ से इस प्रकार से लिया
कि पहले इस एंगल को सॉरी जो पॉइंट है उसको यहाँ कंसिडर कर लिया, उसके बाद में इस पॉइंट को ऐसे 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 कंसिडर करता गया, और जैसे कि एक बार इस करंट एलिमेंट के ऊपर ही ले लिया ये पॉइंट, इस करंट एलिमेंट के ऊपर लेने का मीन्स पॉइंट थीटा की वैल्यू 0। तो देखा कि जब करंट एलिमेंट के बिल्कुल पास में ले रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम थी। जैसे जैसे इसे कुछ दूर लेता गया, मीन्स कुछ एंगल लेता गया, पहले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था, फिर देखा कि थीटा को 10, 20, 15 इस प्रकार से 30, और देखा कि जब 90 डिग्री ले लिया, करंट एलिमेंट से जो पॉइंट था वो बिल्कुल परपेंडिकुलर ले लिया, तो मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस हुई। तो इट मीन्स एक फंक्शन है जो 0 पे 0 है और 90 डिग्री पे मैक्सिमम है उसकी वैल्यू, और वो फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन थीटा। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटली उसने साइन थीटा ही लिया। कभी आपके दिमाग में आए ना कि कोस थीटा इस तरह से क्यों नहीं लिया, तो एक्सपेरिमेंटली उसने ऐसा देखा कि जब थीटा की वैल्यू 0 ली तो वैल्यू बहुत ही कम आ रही थी, और जैसे जैसे 90 डिग्री लिया वैसे ही वैल्यू थी वो मैक्सिमम आ गई। तो ये कह दिया कि एक फंक्शन है जो कि यहाँ पर सुटेबल है, और उस फंक्शन को क्या कह दिया, साइन थीटा। अब देखो इन चारों से मिला के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों को मिला के उसने एक फॉर्मूला दे दिया जिसका हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ये कंसेप्ट काफी आपके पास इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी, और इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी काफी इंपोर्टेंट है। तो डी भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, IDL साइन ऑफ थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अभी देखो ओनली स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं, वेक्टर में अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो डी भी समझ आ गया होगा, ये मिटा दे, IDL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाने के लिए क्या ले लिया, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और बियर्ड सेविड लॉ के अकॉर्डिंग इस के की वैल्यू थी वो डिपेंड कर रही थी सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो इन एसआई सिस्टम में, क्योंकि कल आपको बताया था कि जब जर्नली लेते हैं तो के की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, लेकिन जब किसी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग होती है तो वो अपने अकॉर्डिंग कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ इस के की वैल्यू थी वो कितनी थी, इन एसआई सिस्टम में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इन सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू थी वो कितने थे, 1। तो यहाँ ये जो वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इस कांस्टेंट की वैल्यू म्यू नॉट हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखो फर्स्ट यूनिट में हमने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। वहां परमिटिविटी था, यहां पर क्या है, परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो ये जो वैल्यू है इस कांस्टेंट की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सीधे सिस्टम में तो 1 है, तो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, या अकेले म्यू नॉट की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 4 पाई उस साइड चला जाएगा, इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर इनवर्स से, सॉरी एम्पियर इनवर्स से मीटर। तो इस जो कांस्टेंट है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू है, न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे, जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया तो वहां पर तो हम डायरेक्ट कितना यूज कर लेंगे, 10 की पावर -7 टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। तो ये इस कांस्टेंट की वैल्यू है इन एसआई सिस्टम के अंदर, और इन सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 1। तो इन एसआई सिस्टम में इसको हम क्या लिख देंगे, dB इज इक्वल टू के की जगह हम कितना पुट कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब अगर वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई तो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर क्या करें, आर से ही मल्टीप्लाई कर दिया और आर से ही डिवाइड कर दिया, क्योंकि आर हमने क्या ले रखा था, पोजीशन वेक्टर, और डीएल हमारे पास क्या था, करंट एलिमेंट था, और आई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो आई को क्या ले लिया, बाहर ले लिया यहाँ पर,
तो डीबी इन एसआई सिस्टम में वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यू इन एसआई सिस्टम इन वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब हमें टोटल निकालना है तो कोई भी, जैसे कि मान लीजिए पहले एक स्मॉल एलिमेंट के द्वारा निकालेंगे, जब हमें टोटल निकालना होगा तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब का इंटीग्रेशन। यह सिंपल हमारे पास उसमें, इस दूसरी फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हो और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि अभी हमने लिखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर क्लियर। टोटल निकालने के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, इधर डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए यहां पर आकर आपसे ये कह दिया जाए कि ये वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी, तो देखो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक थीटा अगर हम 0 डिग्री ले लेते हैं, जब थीटा अगर 0 डिग्री ले लेंगे तो साइन 0 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होती है, 0, तो डीबी है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। इट मीन्स अगर पॉइंट है वो हमारे पास कहाँ पे है, करंट एलिमेंट के ऊपर ही अगर पॉइंट है, मीन्स थीटा अगर आप 0 डिग्री लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0। इफ थीटा अगर 90 डिग्री लेते हैं, थीटा को अगर 90 डिग्री लेंगे तो साइन 90 की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। अगर स्केलर फॉर्म में बात करेंगे तो डीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम। उसके बाद में को कुछ पॉइंट है कि बियोट-सैवर्ट लॉ है, ये आपके पास एक इट वैलिड फॉर सिमेट्रिकली करंट डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकली करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स क्या हुआ कि अगर करंट है वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक कंडक्टर ले रखा है, उसमें करंट है वो बराबर सिमेट्रिकली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ही बियोट-सैवर्ट लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। दूसरा, बियोट-सैवर्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट, कि जो बिल्कुल ही स्मॉल करंट एलिमेंट है उसके लिए ही ये एप्लीकेबल होगा। थर्ड हमारे पास क्या है कि बियोट-सैवर्ट लॉ है वो बिल्कुल एनालॉग से है कूलॉम्स लॉ का, क्योंकि कूलॉम्स लॉ के अंदर भी हमारे पास, आपको ध्यान होगा, कूलॉम्स लॉ में हमारे पास क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और जब इसको वेक्टर फॉर्म में लेते थे तो साथ में क्या ले लेते थे, यूनिट वेक्टर। वही बात यहाँ पर है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, चार्ज की जगह करंट एलिमेंट ले रहे हैं बस ओनली, और जब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं या जब वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो यही तो वैल्यू है। इसमें आपके पास ये वैल्यू थी और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ये है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इट इज एनालॉग टू द कूलॉम्स लॉ, क्योंकि इसमें भी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे खुद वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड, तो ये बिल्कुल कूलॉम्स लॉ के ही एनालॉग है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको बताई दी। दूसरा देखो, आपके पास जैसे बियोट-सैवर्ट लॉ है वो करंट डेंसिटी के बारे में पूछ लिया जाए कि करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखो, तो अभी हमने क्या लिखा जाए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। इसको किसके फॉर्म में लिखना है, करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है। वी नो दैट करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया होती है। अब यहाँ पर आईडीएल है तो क्या कर दिया हमने, डीएल से मल्टीप्लाई कर दिया, डीएल से ही डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा आईडीएल। और एरिया को जब डीएल से मल्टीप्लाई करते हैं, कंडक्टर था और एक कंडक्टर का एरिया कितना है ए, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डीएल से मल्टीप्लाई कर दिया, और एरिया को एक पैरामीटर सोल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाती है, वॉल्यूम बन जाती है। तो यहाँ से देखो आईडीएल है ना, आईडीएल उसकी जगह कितना पुट कर देंगे, जे इंटू डीवी पुट कर देंगे, तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया, समझ आ गया होगा ये आपको। डीवी इज इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये जो आईडीएल है उसकी जगह कितना पुट कर दिया, जे इंटू डीवी,
तो ये क्या बन जाएगा, J इंटू आर डिवाइड बाई आर क्यूब और इंटू dV। तो अगर मान लीजिए बियोट-सैवर्ट लॉ है वो इन फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर दो। अगर ये चार्ज के फॉर्म में लिखा पूछा जाता है तो फिर आप कैसे करोगे। तो देखो चार्ज है, करंट है, वो हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमने क्या ले लिया, I इक्वल टू क्यू बाई dt, लेकिन हमारे पास तो dl है तो dl से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, dl से ही इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो I dl इज इक्वल टू क्यू और dl बाई dt, लेंथ को जब टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाती है, हमारे पास वेलोसिटी बन जाती है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, अगेन चार्ज की फॉर्म में क्या लिख देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl की जगह कितना लिख देंगे, क्यू V क्रॉस R और डिवाइड बाई आर क्यू। तो ये था हमारे पास बियोट-सैवर्ट लॉ इन अदर फॉर्म्स, मीन्स इन करंट डेंसिटी की फॉर्म में, और ये हमारे पास क्या है, इन चार्ज की फॉर्म में। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है बियोट-सैवर्ट लॉ, न्यूमेरिकल है, वो इसके डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना और इनसे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं जो साथ साथ बुक में, उनकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करना, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास यही लगना है। उसमें आपको ये दे दिया जाएगा कि एंगल है वो कितना बन रहा है, कि एंगल है वो 30 डिग्री या 30 डिग्री या 90 डिग्री, कुछ भी कोई भी पर्टिकुलर एंगल आपके पास है दे दिया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि बियोट-सैवर्ट लॉ है वो एक एक्सपेरिमेंटली लॉ है और दिस लॉ टेल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। अगर इसको वेरीफाई करते हैं तो ये काफी डिफिकल्ट है वेरीफाई करना, क्योंकि स्मॉल, बहुत ही स्मॉल करंट एलिमेंट मिलना इम्पॉसिबल है। और अगर मान लीजिए बहुत ही स्मॉल एलिमेंट भी ले लेंगे तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालना थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको वेरीफाई करना है वो थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। बस ओनली बियोट-सैवर्ट ने ये बता दिया किस प्रकार से वैल्यू है वो हम निकालते हैं, इन मैग्नीट्यूड में भी बता दिया और इन्हें डायरेक्शन में बता दिया। तो अच्छी तरह से इसको पढ़िए। थैंक यू।